कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल. वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग 44. My name is Priyanka Arora. Today we are going to talk about domain name system and IP address. सुना तो होगा इसके बारे में भी, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है या फिर आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं. अगर नहीं सुना तो आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि डोमेन नेम सिस्टम क्या है बेसिकली. अभी तक हमने बात करी है एफिलिएट के बारे में कि एफिलिएट प्रोग्राम क्या है और किस टॉपिक के अंदर कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आते हैं. ठीक है, कि अगर मैं बात करूं वेबसाइट की तो वेबसाइट के अंदर कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है. अगर मैं बात करूं वेब होस्टिंग की तो वेब होस्टिंग के अंदर कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है, वो सब आपको मैंने बताया. लेकिन बेसिकली अब बात आती है कि डोमेन नेम सिस्टम क्या है और ये आईपी एड्रेस, इन सबका इन एफिलिएट प्रोग्रामिंग से क्या लेना देना है. आज मैं इस टॉपिक के एफिलिएट के अंदर ही बात क्यों कर रही हूँ. देखो, वो तो मेन मैंने आपको प्लेटफॉर्म्स बताए कि कौन सी चीज के अंदर कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, बट ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि उसके बैकग्राउंड के अंदर कौन क्या ऐसा चीज है, या फिर बैकग्राउंड पे अगर हम देखें तो ये सब चीजें कैसे चल रही हैं. हम किसी वेबसाइट को लिंक करते हैं, हम कंप्यूटर पे सर्च करते हैं तो हमारी वेबसाइट जो है वो टॉप पे आ जाती है अकॉर्डिंग टू द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अकॉर्डिंग. लेकिन सर्च इंजन ने चलो ठीक है टॉप पे पहुंचा दी वेबसाइट. आपने कोई भी वेबसाइट को सर्च किया तो सर्च करने के बाद वो वेबसाइट आपको मिल गई, टॉप पे आपकी वेबसाइट पहुंच गई अकॉर्डिंग टू द सर्च इंजन. लेकिन वो वेबसाइट आप तक पहुंची कैसे, बैकग्राउंड पे ऐसा क्या चल रहा है कि बैकग्राउंड से वो वेबसाइट आपके पास आ रही है. हाउ, कभी ये माइंड में आया क्या कि हाउ वी कैन रीच टू दिस वेबसाइट, कि हम इन तक कैसे पहुंच रहे हैं, ये वेबसाइट हमारे कंप्यूटर पे कैसे आ रही है. ठीक है, ये तो बनाई किसी और बंदे ने, किसी और पर्सन ने किसी भी कंट्री में बैठ के किसी भी कंप्यूटर के अंदर बनाई ये वेबसाइट है. लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट दैट वेबसाइट कम इनटू योर कंप्यूटर. बट हाउ, क्वेश्चन रेज हो गया. देखो, एफिलिएट प्रोग्राम्स में हमने दो प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा बेस्ट तरीके से करा था, दैट इज वेब होस्ट एंड वेबसाइट. अब वेब होस्ट के अंदर चले तो उसके अंदर भी मैंने आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बताए थे, जैसे आपके सामने भी है, ब्लू होस्ट है, क्लाउडवेज है, होस्टगेटर है, होस्टिंगर्स है, लिक्विड वेब है, सेंडिंग ब्लू है, डब्ल्यूपी इंजन है. उसी तरह से अगर मैं वेबसाइट की बात करूं तो वेबसाइट पे भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं लाइक विक्स हो गया, ई कॉमर्स है, 3D कार्ट है, सेल्फाई है, शॉपिफाई है, क्लिक मीटर है, वेबली है. ठीक है, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म है, बहुत से मैंने बताए नहीं है प्लेटफॉर्म्स जो कि एफिलिएट प्रोग्रामिंग में वेबसाइट बिल्डर के अंडर आ रहे हैं. क्लियर जी. अब देखो बात क्या आती है कि अगर तो वेब होस्ट की बात करें, वेब होस्ट का मतलब है कि यू हैव अ वेबसाइट, आपके पास वेबसाइट है लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं डोमेन नेम या फिर उसका आईपी एड्रेस कहाँ से खरीदूं. देन यू गो टू द वेब होस्ट. तब आप वेब होस्ट में जाते हो और वेब होस्ट के अंदर आपको ये सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं. अगर मैं बात करूं वेबसाइट की, कि अगर आपके पास वेबसाइट ही नहीं है, मैंने आपको पहले भी ये चीज बोली थी कि जैसे जल के बिना मछली नहीं ना जिंदा रह सकती, वैसे वेबसाइट के बिना ऑनलाइन बिजनेस नहीं चल सकता. We need a website for to start your own business. क्लियर जी. तो यहाँ से क्या पता चलता है कि वेबसाइट तो हम यहाँ से बना सकते हैं, विक्स से बना सकते हैं, ई कॉमर्स से बना सकते हैं, 3D कार्ड से बना सकते हैं, सेल्फाई से बना सकते हैं, शॉपिफाई, क्लिक मीटर एंड वेबली से बना सकते हैं. ठीक है, कि वेबसाइट तो यहाँ से बन जाएगी, उस वेब होस्ट से हम इनका डोमेन नेम और होस्टिंग जो है वो खरीद सकते हैं. अब वेबसाइट बनानी क्यों जरूरी होगी, दैट मीन्स कि जब तक वेबसाइट नहीं है तब तक इनका कोई काम ही नहीं है. या तो इनका खुद, अगर कोई ये आपको खुद होस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इसमें से कई ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है जो आपको खुद भी होस्ट प्रोवाइड करती हैं कि आप हमारे से ही होस्ट डोमेन वगैरह खरीद लीजिए. ठीक है, अगर वो नहीं दे रही तो आप यहाँ से भी खरीद सकते हो. ठीक है, तो इट मीन्स कि वेबसाइट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट. वेबसाइट तो इम्पॉर्टेंट है ही है, उसके साथ साथ वेबसाइट के साथ साथ यू नीड अ वेब होस्ट. ठीक है, वेब होस्ट भी अब आपको चाहिए, क्योंकि जब तक वेब होस्ट ही नहीं है आप अपनी जो वेबसाइट होगी उसको लाइव कैसे करोगे. यहाँ तक तो ये चीज समझ आ गई कि वाई वी नीड दिस एंड वाई वी नीड दिस. इसके अंदर हमारी सारी प्रोग्रामिंग आ जाती है. HTML ले लो, CSS ले लो, PHP ले लो, जावास्क्रिप्ट ले लो, सारी प्रोग्रामिंग जितनी भी होती है वो सारी वेबसाइट के अंदर आ जाती है. लेकिन इसके अंदर हमारे आ जाते हैं एड्रेसेस, आईपी एड्रेस. ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम आ गए तो वो हमारे इसके अंदर आ जाते हैं. अब सपोज करो, अब
जैसे ही हमने सर्च किया www.yahoo.com, एकदम से वो वेबसाइट आपके कंप्यूटर के ऊपर आ गई। ठीक है, अब आपके कंप्यूटर के ऊपर तो वो वेबसाइट आ गई, लेकिन आपके माइंड में ये कभी आया क्वेश्चन कि इसने कैसे इस चीज को सर्च कर दिया, या वो वेबसाइट हमारे कंप्यूटर के ऊपर कैसे आ गई? इंटरनेट के थ्रू तो चलो ठीक है आ गई, लेकिन देखा जाए कंप्यूटर है चाहे लैपटॉप है, वो है तो एक मशीन, है, तो मशीन ने इन सब चीजों को कैसे पकड़ लिया? मशीन तो हमेशा समझती है लॉजिकल एड्रेस है। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस के बिना तो मशीन हमारी चलती ही नहीं है। हम कई बार कहते भी है ना कि वो हमेशा हमारे बिट्स और बाइट्स के अकॉर्डिंग लाइक 0-1 की लैंग्वेज को समझती है, या फिर वो कुछ लॉजिकल एड्रेसेस को समझती है। उस लॉजिकल एड्रेसेस को बोला जाता है आईपी एड्रेस। सो अब यहाँ से क्या माइंड में आता है कि अगर हमने yahoo.com लिखा तो yahoo.com का ऑब्वियस कोई बैकएंड पे आईपी एड्रेस पड़ा है, या उसका कोई लॉजिकल एड्रेस पड़ा है जिसके बिहाफ पे वो आपको क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। आपने वहां पे लिखा www.yahoo.com, उसने आपको क्वेश्चन का आंसर दिया बिकॉज उसका कोई आईपी एड्रेस है और वो डोमेन नेम सिस्टम ने उसको ट्रांसलेट किया है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, लाइक अगर आप डिजिटल लर्निंग 44 के प्रियंका से मिलना चाहते हो। ठीक है, अगर आप कहो कि हाँ मुझे डिजिटल लर्निंग 44 के प्रियंका से मिलना है, देन हाउ कैन यू रीच टू मी? मैंने तो कोई आपको एड्रेस ही नहीं दिया, आपने कैसे ढूंढोगे? ऑल ओवर वर्ल्ड पे या ऑल ओवर वर्ल्ड में आप मुझे कैसे ढूंढोगे विदाउट माई एड्रेस? जब तक मैं आपको यही नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ रहती हूँ, या तो मेरा कोई एड्रेस होना चाहिए। ऑब्वियस है, मुझ तक पहुंचने के लिए मुझे आपको कोई ना कोई अपना एड्रेस देना पड़ता है, या फिर एड्रेस आपको पता हो किसी जगह का कि हाँ प्रियंका जो है जलंधर के इस जगह पे यहाँ पे रहती है। ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर देन यू कैन रीच टू मी इजीली। लेकिन अगर मैं आपको एड्रेस ही नहीं जब तक दूंगी तब तक पूरे वर्ल्ड में कहाँ ढूंढोगे मुझे? क्वेश्चन आ गया ना माइंड में? ठीक है, इसी टाइप से क्या होता है कि हर एक वेबसाइट का कोई ना कोई डोमेन नेम, कोई ना कोई एड्रेस, कोई ना कोई आईपी एड्रेस होता ही हो। उस टाइम ये एड्रेस आपका क्या बन जाता है? इट्स कॉल्ड एज द लॉजिकल एड्रेस। तो इसका मतलब है कि इस टाइम पे जो आपने yahoo.com की अगर मैं बात कर रही थी पहले, तो yahoo.com क्या बन गया? एक डोमेन नेम बन गया। उस डोमेन नेम को खरीदना पड़ता है। ठीक है, कि अगर आपने yahoo.com सपोज करो खरीद लिया अपना, तो डेट मीन्स वो कोई भी दूसरा पर्सन नहीं खरीद सकता। मैं बोलूँगी मैं अपनी वेबसाइट बना रही हूँ, उसका नाम है yahoo.com, मैं जाकर उसको गूगल पे मतलब GoDaddy या किसी भी वेब होस्ट पे जाके सर्च करूंगी उसका नेम और बोलूँगी मैं तो ये खरीदना चाहती हूँ, मुझे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है किसी के नाम से। वो डोमेन नेम बन चुका है, वो किसी के नाम का रजिस्टर्ड है। जो चीज़ रजिस्टर्ड आप उसको बाई कैसे कर सकते हो? तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक जैसे एक मेरी वेबसाइट है www.epsinfotech.com। अब इस वेबसाइट के लिए पहुंचते हो, जब आप इसको सर्च करते हो तो वो वेबसाइट क्या है? वो मेरे नाम पे जैसे रजिस्टर्ड हो चुकी है। एग्जांपल है कि वो जैसे ये डिजिटल लर्निंग 44 के नेम पे रजिस्टर्ड है, तो इट मीन्स कि अगर वो वेबसाइट रजिस्टर्ड है तो वो वेबसाइट कोई दूसरा पर्सन थोड़ा खरीद पाएगा। इट मीन्स कि जैसे आप www.epsinfotech.com आप सर्च करते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे या मेरी वेबसाइट पे उस टाइम पे पहुंच जाते हो। तो वो बैकएंड पे क्या है? अब सर्वर को कैसे पता कि आपने नाम क्या लिखा है? वो तो मशीन है, वो तो समझ ही नहीं पाएगा। इट मीन्स उसके बैकएंड पे क्या चल रहा है? आईपी एड्रेस चल रहा है वो, और वो आईपी एड्रेस कौन आपको लाकर दे रहा है या कौन वहां तक पहुंचा रहा है? तो वो सारा काम कर रहा है डीएनएस। दैट मीन्स कि अगर मैं डीएनएस की बात करूं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वाई? क्योंकि डीएनएस मीन्स कि डोमेन नेम सिस्टम। इसने क्या किया? आपने लिखा epsinfotech.com, डोमेन नेम सिस्टम ने वहां से नाम उठाया और जाकर सर्वर को दे दिया। ठीक है, और वहां से उसने पहले सर्च किया, आईपी एड्रेस को ढूंढा, क्योंकि नेम तो वहां पे जाएगा नहीं। उसने पहले आईपी एड्रेस इसको ढूंढा इसका ईपीएस इन्फोटेक का, और वो जाकर सर्वर से रिक्वेस्ट उठाई और फिर उसने उस रिक्वेस्ट को वापस लाकर दे दिया हमें। तो इट मीन्स यहाँ पर डीएनएस क्या काम कर रहा है? एक कि हमें वहां तक सर्वर तक पहुंचाता है, वहां से इसका आईपी एड्रेस रेज होता है इसका ईपीएस इन्फोटेक का, फिर वहां से पूरी वेबसाइट का पेज उठाकर वो हमें लाकर दे देता है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। चलो, आप लाइक आपके फोन की बात करी जाए। पहले टाइम पे क्या होता था? फोन की डायरेक्टरीज होती थी ना घर पे, कि हम लोग किसी का भी टेलीफोन ढूंढना है नंबर, डायरेक्टरी खोल लो, उसका
उसका नाम और उसका वो सारा नंबर ढूंढ लो और फिर कॉल कर दो। ऐसे होता था। आज के टाइम पे नहीं है, क्योंकि वो फ़ोन डायरेक्टर तो हमने रद्दी वालों को बेच दिया है, वो अब हमारे पास नहीं पड़ी। तो अब हमारे पास उसकी जगह पे क्या है, हमारा मोबाइल फ़ोन। ठीक है, हम अपने मोबाइल फ़ोन से क्या करते हैं कि अब हम क्या करते हैं, जो भी न किसी पर्सन का नंबर है उसके नेम से सेव करते हैं। ठीक है, कि जैसे कोई भी आप राम शाम कुछ भी लिखते हो तो आपने क्या किया, उसके नेम से सेव किया। अब हमारे माइंड में उसका नंबर नहीं है, हमारे माइंड में उस पर्सन का सिर्फ नेम है। तो हमें जब उसको कॉल करने तो हम उसके नेम से उसको सर्च करेंगे, ना कि उसके नंबर से, क्योंकि नंबर तो हमें याद ही नहीं है। अब नंबर याद नहीं है लेकिन नेम तो याद है। ठीक है, तो हमने नेम के साथ सर्च किया और वो पर्सन ऊपर आ गया कि हाँ ये पर्सन का नेम है, ये उसका फोन नंबर है और आप इसको कॉल करो। आप जब कॉल करोगे तो कॉल उस पर्सन को नहीं लगेगी, उसके नंबर को लगेगी। जहाँ पे भी आप कॉल करोगे उस पर्सन के नंबर को वो कॉल जाएगी। आपने शाम को कॉल करी, उठाए चाहे राम, उसमें वी डोंट केयर, हमने उस पर्सन के नंबर को कॉल करी है। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है इस टाइम पे कि इट्स लाइक ये भी एक डीएनएस हो गया कि नंबर क्या है, वो एक आईपी बन गया। वो नंबर एक आईपी एड्रेस है जो वहां पे जाके दूसरे नंबर पे कनेक्ट हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, अब दो पर्सन है, मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ कि सपोज करो मुझे इंग्लिश नहीं आती भी नहीं है, तो इस टाइम पे क्या बन जाता है कि सपोज कर लिया मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन जो मेरे सामने पर्सन खड़ा है जिसके साथ मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ उस पर्सन को प्रॉपर इंग्लिश आती है। तो उस टाइम पे मुझे तो अब उसकी वर्डिंग समझ में ही नहीं आ रही। देन एट दैट टाइम मैं क्या करूँगी, ऑफ कोर्स आई नीड वन ट्रांसलेटर, कि कोई तीसरा बंदा आए जिसको मेरी हिंदी समझ में आए और उस पर्सन की इंग्लिश समझ में आए। तो उस टाइम पे क्या होगा, वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, उसकी इंग्लिश समझ के मुझे हिंदी समझाएगा और मेरी हिंदी समझ के उसको इंग्लिश समझाएगा। तो सिमिलरली वो जो तीसरा पर्सन है जिसको हम ट्रांसलेटर बोल रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एज द डोमेन नेम सिस्टम। सो यहाँ पे डीएनएस क्या करता है कि वो जैसे ही आपने सपोज करो लिख दिया कोई भी वेबसाइट का नाम, ठीक है, अब वो भी सेम ट्रांसलेटर की तरह हो गया काम यहाँ पे भी, कि उसने क्या करना, उसका आईपी एड्रेस उठाना, आईपी एड्रेस को वेब सर्वर पे पहुंचाना और सर्वर से आपको रिक्वेस्ट जो भी आपने डाली उस वेबसाइट को लाके आपके सामने रख देना। ये नहीं जरूरी कि वो सिर्फ एक ही काम करता है, वो इसका उल्टा भी कर सकता है। यस, अगर आपने सपोज करो आईपी एड्रेस लिखा है कि आप सपोज करो फाइंड आउट करना चाहते हो कि मैंने अगर ये वाला आईपी एड्रेस लिखा है तो ये आईपी एड्रेस किस वेबसाइट का है, ठीक है, तो वो भी आपको डोमेन नेम सिस्टम ला के दे देगा। अगर आप आईपी एड्रेस लिखते हो तो आपको उसका नाम भी यही डीएनएस ही लाकर देगा। ठीक है, तो ये काम हो गया डीएनएस। इट मीन्स कि हम ज्यादातर वैसे याद नहीं रखते आईपी एड्रेस को, क्योंकि आईपी एड्रेस तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, 192.168.72.10। अब हमें क्या पता ये किसका आईपी एड्रेस है। अब हर किसी पर्सन का आईपी एड्रेस याद करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। सो इन केस ऑफ दैट आईपी एड्रेस हम सिर्फ उनके वेबसाइट के नेम को याद करते हैं, लाइक wix.com। अब हम मुझे इसका आईपी एड्रेस नहीं पता, e-commerce.com आईपी एड्रेस आई डोंट नो, लाइक wix.com, अब मुझे क्या पता इसका आईपी एड्रेस क्या है, e-commerce.com। नाम याद करना इज एन ईजी फॉर मी, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे इसका आईपी एड्रेस याद होना चाहिए, दैट इज नॉट ईजी फॉर अस। तो दैट इज वाई हम हमेशा उन वेबसाइट्स के सिर्फ नाम ही याद कर पाते हैं, ना कि इनके आईपी एड्रेसेस क्या हो सकते हैं मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो वो आईपी एड्रेस का काम कौन करता है, डोमेन नेम सिस्टम। उस टाइम पे डोमेन नेम सिस्टम ही काम आता है जो कि इन वेबसाइट्स के आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करके हमारी मशीन को, या हम बोल सकते हैं हमारे सर्वर को भेजता है और वहां से उस वेबसाइट की रिक्वेस्ट को वापस लाकर हमारे सामने पूरी वेबसाइट को ओपन कर देता है। ये बात तो होगी वेबसाइट की कि इनके आईपी एड्रेसेस कैसे कैसे खुद ही वो वेब सर्वर या डीएनएस मैनेज कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपको पुराने टाइम की, जैसे जब इंटरनेट हमारे अभी स्टार्ट हुए थे, 1990 की बात है कि तब हमारे इंटरनेट्स अभी आए थे, तो स्टार्टिंग में इतना डोमेन नेम तो होता ही नहीं था। ठीक है, हमें नहीं मालूम होते थे कि मतलब इतना ये सब क्या है वेबसाइट्स, और इंटरनेट भी किसी किसी के घर पे होता था, बहुत रेयर चांस होता था कि किसी के घर पे वाईफाई लगा हुआ या नहीं है, तो वो इंटरनेट बहुत कम थे। तब क्या होता था कि तब बहुत ही कम होती थी वेबसाइट, अगर हम बात करें डोमेन नेम्स की तो ये बहुत ही कम होते। तब हम क्या करते थे कि इन सब चीजों को होल्ड करने के लिए सर्वर वाले एक उन्होंने रजिस्टर लगाया होता था, तो रजिस्टर पे जाकर वो सारा इन सब चीजों का आईपी एड्रेस लिख लेते थे। तो अगर किसी ने रिक्वेस्ट डाल देनी तो इनका आईपी एड्रेस उन्होंने तब उस आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करके उसको रेज करवा देना वहां पे कि हाँ ये आईपी एड्रेस मुझे रिक्वेस्ट आई है और मुझे इस आईपी एड्रेस पे ये वाली वेबसाइट उनको भेजनी है। ये सब होता था।
लेकिन जैसे ही धीरे धीरे से इंटरनेट एक्सपैंड होता गया, वेबसाइट तो अब हर कोई बनाने लग गया, हर कोई डोमेन नेम खरीदने लग गया, तो कितना जने क्या वो रजिस्टर बनाकर मैन्युअली हैंडल करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखा जाए अकॉर्डिंग टू द आईपी एड्रेस वी हैव 255 आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो हमारे पास इतने कंप्यूटर्स हम होल्ड कर सकते हैं। अब इतने आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग अगर चले तो इट्स हैव अ लॉट ऑफ कंप्यूटर, कितने सारे डोमेन नेम, इसका अगर हम सबको मल्टीप्लाई भी कर दें तो कितने सारे डोमेन नेम बन सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। मतलब कितने सारे कंप्यूटर्स जो है वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हम इसको भी देखें नियर अबाउट 4 मिलियन कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना और इन सब का रजिस्टर बनाना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर क्या हुआ, ये सारा कुछ हैंडल, सारा क्लाउड कंप्यूटिंग या हम बोल सकते हैं सर्वर्स ने खुद ही हैंडल करना शुरू कर दिया एज अकॉर्डिंग टू द डाटाबेस। तो ये सारा काम तो उन्होंने दे दिया डीएनएस वालों को, कि डीएनएस वाले जितने भी सर्वर्स है जब हम रखते हैं या हम जब भी बाय करते हैं तो आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग वो मतलब वो उस चीज़ को खुद ही आईपी एड्रेस के साथ साथ मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। वो कैसे कर रहे हैं वो भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो टॉप डोमेन नेम सिस्टम है वो कौन कौन से हो सकते हैं। अब टॉप डोमेन नेम सिस्टम में आ जाता है जिसको हम ये भी बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज द जेनरिक डोमेन सिस्टम, या हम जेन्युइन डोमेन सिस्टम बोल सकते हैं। तो वो आ जाता है जैसे .com, .org, .net। इतने कंप्यूटर का डाटा सेव करना या इतने कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को सेव करना दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, ऑब्वियस है। अब इतना आईपी एड्रेस कौन सेव करेगा, या फिर इतने आईपी एड्रेस का रजिस्टर कौन बनाएगा मिलियन और ट्रिलियंस में जाके? कोई भी नहीं बनाएगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये सारा कुछ डोमेन नेम के अंडर कर दिया। अब डोमेन नेम जो देखा जाए वर्ल्ड वाइड, जिसको हम ये भी बोलते हैं जेनरिक डोमेन नेम सिस्टम, वो कौन कौन से हो सकते हैं? .com हो गया जो कमर्शियली कोई भी यूज़ कर सकता है, .org दैट इज़ यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, .in वो इंडिया के लिए यूज़ होता है, .edu जो एजुकेशन के लिए यूज़ हो सकता है, .military हो गया, जिसको बोलते हैं .mil मिलिट्री के लिए यूज़ होता है, और इसमें आ गया .net, ठीक है। तो वो अलग अलग क्या बन जाते हैं, ये डोमेन नेम है कि आप यहाँ पे जाके अपने डोमेन नेम को जिसके साथ भी आपका मन करता है कि .org लेना, .com लेना है, .net लेना, whatever you want, आप उसको इजिली बाय यहाँ से कर सकते हैं बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस वेब। मतलब आप वेब होस्ट की हेल्प से ये सारे डोमेन नेम जो भी आपका दिल करे आप ले सकते। अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा अटैक आपको पता है कि डोमेन नेम सिस्टम पे ही होता है। यस, कई बार ऐसा होता है कि हैकर कोई भी वेबसाइट को हैक कर लेते हैं, तो वो इन्हीं के कारण नहीं कर पाते, ये डीएनएस के कारण ही वो जो वेबसाइट है वो इजीली हैक हो जाती है। इसके अलावा अगर डीएनएस की बात करें तो डीएनएस में डिफरेंट पोर्ट्स भी होते हैं, लाइक इसमें एक आ जाता है टीसीपी पोर्ट और एक आ जाता है यूडीपी पोर्ट, और इसमें 53 ही पोर्ट्स इसको जो है अलॉट किए जाते हैं, ठीक है। ये बात होगी कि डोमेन नेम सिस्टम क्या है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि डोमेन नेम सिस्टम का जो सर्वर का डिफरेंट टाइप्स होती है वो क्या हो सकती है। यहाँ तक तो हमें ये समझ आ गया कि ये एक ऐसी मशीन है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को तो बिल्कुल भी नहीं समझता, ये इसको हमेशा किसी ना किसी लॉजिकल एड्रेस चाहिए, जो लॉजिकल एड्रेस को ये डीएनएस है वो ही आगे जाके भेजता है और वही उन्हीं के थ्रू हमें वेबसाइट मिल जाती है। यहाँ ये वर्क करता है लाइक एन ट्रांसलेटर, कि ट्रांसलेटर की तरह हमें लैंग्वेज जो है एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, और या उनकी लैंग्वेज जो है वो दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें समझाता है कि जो दूसरे पर्सन को कंफर्टेबल है ये उसी के तरह उनको अंडरस्टैंड करवाता है, ठीक है। सो अब आती है बात कि डीएनएस के कितने टाइप के सर्वर हो सकते हैं। सर्वर में तो बेसिकली क्या होता है कि हम उसको बोलते हैं जो कि हमारी लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, लाइक HTML हो गया, CSS हो गया, जो स्टोर करते हैं इमेज को, वीडियो को, जो भी आप वेबसाइट पे कर रहे हो, इमेजेस बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, कोई आप HTML की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोई आप CSS की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, या कोई आप जावास्क्रिप्ट का कुछ लिख रहे हो वहाँ पे, तो ये सारी चीज जाती है सर्वर में। सर्वर जो है इन सब चीजों को स्टोर करता है, जो भी आपने वेबसाइट के अंदर, जो आपने किसके हेल्प के थ्रू आपने वेबसाइट बनाई है, चाहे आपने किसी फ्रेमवर्क के थ्रू उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाया, तो जो कुछ भी आप करते हो वो सारा सर्वर के अंदर सेव हो जाता है। अब सर्वर कितने टाइप के हो सकते हैं? सर्वर अगर बेसिकली बात करी जाए तो सर्वर 4 टाइप, रूट नेम सर्वर हो गया, टॉप लेवल डोमेन आ गया, या फिर आप अथॉरिटेटिव नेम सर्वर बोल सकते हो। अब डीएनएस रिजॉल्वर क्या होता है? अगर मैं डीएनएस रिजॉल्वर की बात करूं
नाम से पता चल रहा है कि डोमेन नेम को ये क्या करता है, रिजॉल्व करता है, कि जो भी आपकी क्वेरी होती है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके और आपको वेबसाइट तक पहुंचाता है, और वहां से आपको जो वेबसाइट मिलती है आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पे वो आपको देती है। इट मीन्स ये कनेक्ट करता है वेब ब्राउजर को टू डीएनएस के साथ, कि डीएनएस सर्वर के साथ अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं अपने वेब ब्राउजर को, अगर आप डीएनएस सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, देन विद द हेल्प ऑफ डीएनएस रिजॉल्वर के थ्रू आप वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाता है इसी के अंदर रूट नेम सर्वर। अब रूट नेम सर्वर क्या है कि अगर मैं बात करूं रूट नेम सर्वर की, तो इसके अंदर आपको 13 सेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे लेटर्स भी होती है, नियर अबाउट A to M होती हैं लेटर्स की, सिर्फ ये यहाँ तक ही चलता है, A to M के लेटर्स तक। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन इनको ऑपरेट करती है दैट इज 12 ऑर्गेनाइजेशन। अब रूट नेम सर्वर को नियर अबाउट 13 सेट्स प्रोवाइड, कि नंबर ऑफ सर्वर्स हर एक सेट को मिलते हैं बहुत ज्यादा, एक एक सेट को डिफरेंट नंबर ऑफ सर्वर्स दिए गए जो अलग अलग कंट्रीज में बैठे हुए हैं। ठीक है, कि हर एक सेट को नंबर जो सर्वर्स है वो बहुत ज्यादा है, मतलब उनको फैलाना हमको होता है। 13 सेट है टोटल, लेकिन एक सेट के अंदर जो है वो डिफरेंट सर्वर्स आ जाते हैं। जैसे हायरार्की सिस्टम नहीं बन जाता कि अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 सोन अप टू 13 तक है सपोज करो, तो एक के पास यहाँ के सर्वर 4-5 हो गए, यहाँ के सर्वर्स हो गए, यहाँ के सर्वर्स हो गए, इसके बाद इसके सर्वर्स आ गए, तो ये क्या है, फैलाना। तभी वो पूरे वर्ल्ड को वर्ल्ड वाइड कैसे बनेगा, उसने पूरे वर्ल्ड को कवर करना है। तो रूट में नेम सर्वर में यही होता है कि इसको 13 सेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन एक सेट जो है वो डिफरेंट वर्ड में, या हम ये बोल सकते हैं वर्ड में डिफरेंट जगह जो है फैला हुआ होता है। सेकंड सेट भी ऐसे ही है, सोन अप टू 13 सेट तक ये सारे जो है डिफरेंट वर्ड में अपने सर्वर्स को लेके बैठे हुए हैं। अब ये भी पता चल गया कि इसके अंदर 12 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको ऑपरेट कर रही है। अब नेक्स्ट आ जाता है टॉप लेवल डोमेन। अगर इसकी बात करें तो ये सारे डोमेन नेम सर्वर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ये रूट नेम सर्वर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, जो रूट नेम सर्वर है। जो टॉप लेवल डोमेन होगा वो किसके डोमेन नेम की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन सबको वो स्टोर करेगा। जैसे कोई कॉमन डोमेन एक्सटेंशन है जो आपको पहले भी बताई वर्ल्ड वाइड डोमेन के अंदर आ जाए, जैसे .com है, .net है, .org है, .in है, तो ये जो है ये सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग ये डिवाइड हो जाती है। टॉप लेवल डोमेन के अंदर सारे डोमेन नेम की इंफॉर्मेशन होती है। अगर .com है तो वो .com वाले पेज पे चली जाती है, अगर .org वो .org के पेज पे चली जाती है, .mil है तो .mil के पेज पे चली जाती है। तो वो डिवाइड हो जाता है। वो सब डिवीजन जो है वो टॉप लेवल डोमेन में होती है, कि मिलिट्री के लिए मिलिट्री के अलग से ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह से अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, या हम .org की बात करें तो वो .org के अंदर चला जाता है। तो ये सब जो है वो टॉप लेवल डोमेन ही जो है इन सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करवाता है या करता है। अब नेक्स्ट आ जाता है अथॉरिटेटिव नेम सर्वर। अब ये क्या है बेसिकली कि अथॉरिटेटिव नेम सर्वर जो है सबसे मेन है। कैसे, अब हमें तो पता है कि कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज को तो समझता ही नहीं है, वो तो आईपी एड्रेस को समझता है, लॉजिकल एड्रेस को समझता है। अब वो लॉजिकल एड्रेस या हम बोले वो आईपी एड्रेस कहाँ से होते हैं, वो इन्हीं के पास ही होते हैं। यस, ये जो सर्वर ऐसे सर्वर है कि जिनके पास जितने भी वेबसाइट के, अगर मैं आईपी एड्रेस की बात करूँ तो ये अपने पास स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ये सब डोमेन नेम के अंदर है, डीएनएस के अंदर है, डीएनएस के पार्ट है। डीएनएस के अंदर अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास हर एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस पड़ा है। डीएनएस उसको ट्रांसलेट कर रहा है, लेकिन डीएनएस जा तो इसी के पास रहा है, रिक्वेस्ट तो इसको कर रहा है कि मेरे पास नाम है yahoo.com का, या मेरे पास नाम है EPS Infotech का, उसका नाम का आईपी एड्रेस फाइंड आउट करके दो मुझे। तो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर डीएनएस को बताता है, वो आगे सर्वर को जाके देखकर वापस दोबारा से आके हमें रिक्वेस्ट जो है भेज देता है कि ये आपकी वेबसाइट है, ओपन हो गई है आपके लैपटॉप पे। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन रेज हुआ कि हाउ द कंप्यूटर लोड द वेबसाइट, कि कंप्यूटर जो है वो वेबसाइट को लोड कैसे कर रहा है। क्योंकि अभी तक तो हमें सिर्फ इतना अंडरस्टैंड हुआ कि डीएनएस जो है वो जाता है, आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कर देता है, फिर वो दोबारा से रिक्वेस्ट वापस आती है और वो हमारे सामने वेबसाइट को लोड कर देता है। लेकिन कैसे कर रहा है, सपोज करो कि अगर आपने लैपटॉप के ऊपर टाइप की कोई भी वेबसाइट का नाम ले लो, लाइक www.amazon.com आपने टाइप कर दिया, ठीक है। अगर आप वो वेबसाइट को टाइप कर रहे हो वहां पे, तो डीएनएस रिजॉल्वर ने तब अगर तो उसके कैश मेमोरी में पड़ी होगी फिर तो वेल एंड गुड है, फिर तो वो फटाफट से आपको दे देगा उसका आंसर। अगर उसकी कैश मेमोरी में नहीं होगी फिर वो क्या करेगा, ठीक है, उसके पास उसका आईपी एड्रेस नहीं पड़ा, उसको अभी पता नहीं चल रहा कि क्या चीज है उसके सामने आई, तो वो क्या करेगा, वो सीधा चला जाएगा रूट नेम सर्वर के पास।
रूट नेम सर्वर के पास गया, रूट नेम सर्वर ने पीछे उसकी एक्सटेंशन चेक करी। अब रूट नेम सर्वर ने देखा कि वो कौन सी वेबसाइट है, कहाँ से आई है। अब उसके बाद उसने क्या देखा, पीछे एक्सटेंशन चेक करी, और एक्सटेंशन चेक करने के बाद अब उसने टीएलडी को दे दिया। टीएलडी के पास तो सारी एक्सटेंशन सेव है, .com है, .org है, .net है। तो अब ये क्या करेगा कि ये आपको आईपी एड्रेस देगा। लेकिन कैसे, आईपी एड्रेस तो पड़ा ही अथॉरिटेटिव के पास है। तो दैट मीन्स कि ये जब भी टीएलडी के पास गया तो टीएलडी ने आईपी एड्रेस को अब जनरेट करवाना है, तो वो रिक्वेस्ट किसको करेगा, इसको, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर को, क्योंकि इसके पास .com वाला है पेज, इंफॉर्मेशन पड़ी है। अब ये आईपी एड्रेस को तो रेज करेगा ही करेगा, लेकिन वो आईपी एड्रेस को इवन वो दे भी सकता है डीएनएस रिजॉल्वर को, अगर उसके पास पड़ा होगा। अगर इन केस उसके पास नहीं पड़ा, कि वो कोई नई वेबसाइट अचानक से बन के आई है अपने पास, तो वो क्या करेगा, वो चला जाएगा इसके पास, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास। देखो, अगर तो वेबसाइट ऑलरेडी वर्किंग में है फिर तो इट्स ओके। अगर ऑलरेडी वर्किंग में नहीं है, किसी ने न्यू वेबसाइट बनाई और वो उस वेबसाइट को सर्च कर रहा है, तो सारा कुछ उसके लिए नया है। डीएनएस के लिए, डीएनएस की कैश मेमोरी में नहीं है, टीआरडी के मेमोरी में नहीं है, .com वाले पेज में उसको आईपी एड्रेस उसका नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो वो प्रॉपर फुल एंड फाइनल नहीं है। अगर बाई चांस आईपी एड्रेस किसी ने दोबारा से अपडेट किया तो वो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास ही पड़े। तो दैट इज वाई द अथॉरिटेटिव नेम सर्वर ही उस आईपी एड्रेस या टीएलडी को दे सकता है, या फिर वो सीधा डीएलएस के रिजॉल्वर को प्रोवाइड करवाएगा। और उस टाइम पे डीएनएस रिजॉल्वर क्या करेगा, फ्यूचर यूज के लिए आईपी एड्रेस अपने पास सेव कर लेगा। पहले तो उसके पास सेव नहीं है, पहले सब कुछ नहीं है, तो इसलिए उसको अथॉरिटेटिव नेम सर्वर की हेल्प लेनी पड़ी आईपी एड्रेस को ऑपरेट करवाने के लिए। अगर तो उसके पास, जब उसके पास सेव हो गया, फिर उसके अथॉरिटेटिव नेम सर्वर की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट डीएनएस रिजॉल्वर से आप जो मांगोगे वो आपको उसका आंसर दे देगा। अब क्वेश्चन क्या रेज होता है कि अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास आईपी एड्रेस कहाँ से आया। ठीक है, जब हम परचेज करते हैं किसी भी डोमेन नेम को, कहाँ से परचेज करते हैं, ऑब्वियसली फ्रॉम द रजिस्ट्रार से। कि जब हम किसी भी डोमेन नेम को रजिस्ट्रार से लेने जाते हैं, तब क्या करता है, रजिस्ट्रार जो होता है वेबसाइट के डोमेन नेम को अपने पास सेट करवाता है इनको बोल के, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर को। तो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास उस वेबसाइट का क्या पहुंच जाता है, आईपी एड्रेस। वाइल परचेजिंग, जब हमने वेबसाइट को परचेज किया तो जाकर उस वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस होता है वो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास जो है वो सेव हो जाता है। तब इवन जब ये सारा कुछ हो जाता है, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास सेट हो, रजिस्ट्रार जब सेट कर देता है, तब हम खुद अथॉरिटेटिव नेम सर्वर की डिटेल लेते हैं फ्रॉम दैट कंपनी वेयर वी बाय द होस्टिंग। लाइक जैसे ब्लू होस्ट हो गया, गोडैडी हो गया, क्लाउड भी हो गया। आप कहीं से भी जब बाय कर रहे हो तो आप डिटेल जो है अपने, जैसे आपको आपका आईपी एड्रेस चाहिए तो वो सारा अथॉरिटेटिव नेम सर्वर ही देगा। तो उस टाइम पे आप डिटेल मांगते हो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर की फ्रॉम दीज कंपनीज वेयर यू जस्ट बाय दैट होस्टिंग, जहाँ से आप परचेज कर रहे हो, ब्लू होस्ट से कर रहे हो, होस्टिंगर से कर रहे हो, जहाँ से भी आप परचेज कर रहे हो। इट मीन्स कि अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास तो अब सब कुछ सेव हो गया। जैसे ही एक बार डिटेल रजिस्टर हो गई अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास, तो अब वो क्या करेगा, वो इसको टॉप लेवल डोमेन वालों को सारी जितना भी आपकी वेब होस्टिंग की डिटेल है वो प्रोवाइड करवाएगा। कि आपने .com लिया, .organize लिया, किस में लिया, वो आईपी एड्रेस उनको भी देता है। ऐसे अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास आईपी एड्रेस जब उसने जनरेट कर दिया आपकी वेबसाइट का आईपी एड्रेस, जब आपने डोमेन नेम को परचेज कर लिया, तब रजिस्ट्रार क्या करता है, वो टीएलडी सर्वर को बोलेगा आप अपडेट करो टीएलडी नेम सर्वर को फॉर टू मैनेज द अथॉरिटी रजिस्ट्री। कि जितने भी आपके पास ये अथॉरिटी रजिस्ट्री है, इनको मैनेज करवाने के लिए वो टीएलडी को बोलेगा कि यू हैव टू जस्ट अपडेट दैट थिंग। कि जितने भी आपके पास टीएलडी का सर्वर है उसको अपडेट किया जाए अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंशन की जो भी एक यूजर ने एक्सटेंशन को खरीदा है। तो इससे क्या होता है कि जो टीएलडी नेम सर्वर होता है ना, उसको पता चल जाता है कि अब कौन सी अथॉरिटी जो है वो नेम सर्वर प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, कि विद द एग्जैक्ट आईपी एड्रेस ऑफ दैट वेबसाइट विच वी रजिस्टर। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि सारा कुछ उनको डिटेल पहुंच जाती है टीएलडी वालों को, क्योंकि आईपी एड्रेस तो इसने ऑपरेट कर दिया, इसकी डिटेल यूजर को भी मिल गई और इसकी डिटेल जो है वो टीएलडी वालों को भी मिल गई। लेकिन अगर कई बार डिटेल प्रॉपर ना हो तो डीएनएस जो रिजॉल्वर है वो अथॉरिटी नेम सर्वर को भी रिक्वेस्ट करता है कि एग्जैक्ट आईपी एड्रेस मुझे प्रोवाइड करवाओ इसका, जो भी वेबसाइट पीछे से रिक्वेस्ट होकर आई है। फिर जैसे वो प्रोवाइड करवाता है तो टीएलडी वाला तब भी सेव कर लेते हैं अपने पास आईपी एड्रेस ऑफ दैट वेबसाइट, और उसके साथ साथ डीएनएस रिजॉल्वर अपनी कैश मेमोरी में तो रखता ही है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, एक मेथड हो गया कि कैसे डीएनएस रिजॉल्वर जो है वो वर्क कर रहा है।
कि वो कैसे एक आईपी एड्रेस को कैसे जनरेट कर रहे हैं आपके कंप्यूटर में, किस टाइप से जो वेबसाइट है वो लोड हो रही है, या हम ये बोल सकते हैं कि किस टाइप से वेबसाइट जो है वो आपके लैपटॉप पे आ रही है विद द हेल्प ऑफ डोमेन नेम सिस्टम, या ये बोल सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ डीएनएस रिजॉल्वर, कि वो कैसे सॉल्व कर रहा है आपके आईपी एड्रेसेस को या फिर आपकी रिक्वेस्ट को, और आप तक जो वेबसाइट है वो पहुंच रही है। सो एट द एंड अब हमें ये तो पता चल गया कि वाई डीएनएस इज कि ऑब्वियस है, अगर डीएनएस नहीं होगा तो हमें हर चीज़ का आईपी एड्रेस याद रखना पड़ेगा। जितनी भी वेबसाइट की आज बात करी है हमने, उन सब वेबसाइट का आईपी एड्रेस हमें पता होना चाहिए। एग्जैक्ट आईपी एड्रेस डालो, फिर हमें डायरेक्ट जो है वेबसाइट जो है वो मिल जाएगी। तो इसमें कई बार डीएनएस जो है वो उसका कोई रोल नहीं होता है। डीएनएस बेसिकली हमें इसीलिए चाहिए कि वो हम जो नाम डाल रहे हैं उस वेबसाइट का, उसको कन्वर्ट करते हैं आईपी एड्रेस में, ठीक है। वो कन्वर्ट करने के लिए चाहिए। कई बार हम आईपी एड्रेस डाल रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर दें नाम में, तो इसका मतलब कि यहाँ पे डीएनएस जो है वो कन्वर्टर का काम करता है। डीएनएस हमारे लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो कन्वर्ट कर रहा है हमारे नाम को आईपी एड्रेस में। अगर नहीं चाहिए तो इट्स ओके, अगर वो इम्पॉर्टेंट नहीं, अगर आपको नहीं ज़रूरत उस चीज़ की, तो आप डायरेक्ट फिर आईपी एड्रेस को याद रखो। इज दैट पॉसिबल फॉर यू कि आपको इतने सारे वेबसाइट हम डेली ओपन करते हैं, तो हर एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद करना इज नॉट ईजी फॉर अस। दैट इज वाई डीएनएस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। क्लियर है जी? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको डोमेन नेम समझ आया हो तो इट्स अ वेरी गुड फॉर अस। कमेंट बॉक्स पे अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यू कैन आल्सो आस्क दैट क्वेश्चन ओवर देयर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल लर्निंग 44 को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए टू कीप लर्निंग डिजिटली।